आज हम ऐसे कलाकार से मुलाकात करेंगे, उनका नाम है निखिल कपूर। और सबसे अहम बात यह है कि वो अन्नू कपूर के छोटे भाई है। उन्होंने शुरुआत के दौर पे टीवी की दुनिया में एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई थी और बाद में बने राइटर, डायरेक्टर, गीतकार और संगीतकार। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ वो शख्सियत है, उनका नाम है निखिल कपूर जी, जो कि इनके परिवार से कई लोग फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और निखिल जी से आज पूछेंगे उनकी ज़बानी, उनके परिवार में कौन कौन है और कैसे शायर बने। आइए बात करते हैं निखिल जी से। निखिल जी, आपका स्वागत है इंडिया आज में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इंडिया आस्क के जो हमारे दर्शक हैं आदरणीय, इसको मोहब्बत देते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मेरा सलाम, मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक के लिए आप अपनी तारुफ खुद दीजिए और आपके परिवार में फिल्म जगत में कौन कौन है और माता रानी किस तरह से शायरा थी और किस नाम से थी। जी सलाम भाई, आपने सही फरमाया। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि माँ बाप से ही शुरुआत होनी चाहिए। मेरे फादर जो थे वो एक मशहूर थिएटर कंपनी थी 1950-60 के ज़माने में, उसके मालिक थे श्री मदन लाल कपूर। और मेरी वालदा कमल शबनम तखल्लुस रखती थी, कमल कपूर उनका नाम था। और वो 70 के ज़माने की बहुत मशहूर शायरा थीं और हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर नहीं था जिसके साथ फिराक गोरखपुरी साहब से लेके जिसके साथ उन्होंने मुशायरा पढ़ा नहीं और तारीफ़ें नहीं बटोरी। और उनका ज़माना ये था कि उनका चूँकि क्लासिकल सिंगर सीखी हुई वो थी, क्लासिकल गाना सीखा हुआ था उन्होंने, तो जब गाती थी तो मुशायरा लूट लिया करती थी। तो साहिर साहब, शायद उद्यानवी साहब, उन्हें कहते थे मुशायरा लूटने वाली आ गई जी। तो गाना शायरी माँ बाप की तरफ से आया। माँ सिंगर थी तो घर में सभी गाते हैं। मुझे शायरी का शौक़ हो गया 9 साल की उम्र से, तो मुझे लगता था कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो 9 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया और जब मैं 13-14 साल का हो गया तो माँ तो एक स्टार थी, तो मुझे भी लोग बुलाने लगे नशिस्त में, गोष्ठियों में कि बेटा आप भी आइए। लोकल अखबारों में मेरी कविताएं छपने लगीं। तो मैंने एक दिन माँ को दिखाया, मैंने कहा देखिए ये लोकल मैगज़ीन में मेरी कविता छपी है। तो उन्होंने देखा और मुस्कुराई और रख दिया एक तरफ। थोड़े दिन बाद फिर मैंने उनके सामने रखा, मैंने कहा लीजिए आप पढ़िए, फिर मुस्कुरा के एक तरफ रख दिया। तो उस दिन मुझे गुस्सा आ गया जी। मैंने कहा लोग मुझे बुला रहे हैं कि आइए आप पढ़िए और आप मेरी कदर नहीं करती। तो उन्होंने कहा बेटा आप लिखते अच्छे हैं, आपके तासुरात जो हैं, आपके दिल में जो भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वज़न में नहीं है, बेतरतीब लफ्ज़ हैं। तो मैंने कहा फिर वज़न कैसे आएगा जी। तो बोले खूब लिखो, पागलों की तरह लिखो, अपने आप एहसास होगा कि यहाँ वज़न कम है, यहाँ वज़न ज़्यादा है। तो सलाम भाई, मैंने उनकी बात को गांठ में बांध लिया और वाकई पागलों की तरह लिखा। मैं अपनी दीदी के साथ दिल्ली में रहता था, तो कमरा छोटा था और मुझे लगता था कि मैं बत्ती जलाऊंगा, मान लीजिए कोई शायर, कोई शेर, कोई गीत दिमाग में आया, अब कैसे कागज़ पे उतारूँ, बत्ती जलाऊंगा तो दीदी डिस्टर्ब होंगी। तो मैं दीवार पे लिख लिया करता था और सुबह उसको कागज़ पे उतार के दीवार को साफ़ कर दिया करता था। तो इस तरह फिर एक दिन डरते डरते वापस माँ के पास आया। तो मैंने अपनी गज़ल उनके सामने रखी, मैंने कहा देखिए गज़ल लिखी है जी। तो उन्होंने पढ़ा और कुछ पल को चुप हो गई। तो मुझे लगा कि फिर बेवकूफ़ी भरी कुछ मैंने कर दी हरकत। तो उसके बाद मैंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहूँगी कि आपने शबनम को बहुत सुन लिया, अब मेरे बेटे को सुनिए। क्या बात है, आपकी तो हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उर्दू भी तो बहुत अच्छी है, उर्दू पे आपकी कमान बहुत प्यारी है। ये बताइए कि आपकी फिल्म जगत में और कौन कौन इस वक्त है, कहाँ पे हैं, ये बताइए। सलाम भाई, हम लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई रंजीत कपूर साहब, जो थिएटर, जो रंगमंच है उसकी दुनिया के बादशाह कहलाए जाते हैं, वो डायरेक्टर हैं। उनके साथ पंकज कपूर साहब थे। पंकज कपूर साहब ने NSD से एक्टिंग में गोल्ड मेडल जीता और रंजीत साहब ने डायरेक्शन में जीता था जी। तो लेकिन उसके बाद थिएटर से वो लगातार, आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आज भी लखनऊ की फ़्लाइट है आज उनकी, वो थिएटर का नहीं जा रहे हैं। तो बॉम्बे में आके उनके कई दोस्त थे जिनमें स्वर्गीय कुंदन शाह साहब थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए फ़िल्म लिखो जी। तो जाने भी दो यारों, सब जानते हैं, क्लासिक थी। तो उनसे उनकी फ़िल्म लेखन की शुरुआत हुई और उसके बाद वो राजकुमार संतोषी साहब से जुड़ गए। तो उनकी ज़्यादातर फ़िल्में मंगल पांडे है, खाकी है, लज्जा है, इस तरह वो फिल्में लिखते रहे और आज भी वो फिल्में लिख रहे हैं, लेकिन उनका पहला प्यार रंगमंच है। उनसे छोटे भाई साहब को दुनिया बहुत ज़्यादा जानती है, अन्नू कपूर साहब है। वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में पास आउट थे। उनके साथी थे अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब।
और उसके बाद हमारी सिस्टर हैं सीमा कपूर जी, वो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। और सबसे छोटा मैं हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अपनी तरह की फ़िल्में यहाँ बना सकूँ, लेकिन ज़माना बदल चुका है, तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ और अपने आप को आर्ट से ही बिज़ी रखता हूँ। आपके परिवार में आपके बच्चे भी कुछ फिल्म जगत से हैं? मेरा एक ही बेटा है सलाम भाई, और वो टोटली स्पोर्ट्स पर्सन है। जी। बचपन से इसी माहौल में बड़ा हुआ, लेकिन उसकी कतई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई एक डिपार्टमेंट देख लो, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग। हालांकि आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से बड़े अच्छी पर्सनालिटी उसकी, लेकिन उसने कहा नहीं पापा मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ। तो वो नंबर 2 प्लेयर रहा है राजस्थान में अपने एज ग्रुप में, और अभी यहाँ आया हुआ है टूर्नामेंट खेलने, और फिलहाल वो मुंबई में ही है। मेरे ख्याल से सलाम भाई हमारे जो दर्शक हैं, मैं अगर उनको गीत सुना दूं, ये गीत दोस्तों मैंने लिखा था एक एल्बम के लिए जो मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय अन्नू कपूर जी ने गाया था। उसमें मेरे गीत थे, म्यूज़िक भी मेरा ही था, और उस एल्बम से मैं चाहूँगा कि मैं एक गीत सुना दूं, तो वो हमारे जो उर्दू और हिंदी के दोनों दर्शकों को मज़ा आ जाए। तो पेश खिदमत है, आप भी उसका मज़ा लें। और मेरी ये तवज्जो आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इसको इमेजिन कीजिएगा कि आपके सामने ऐसा हो रहा है, तो बहुत मज़ा आएगा। पेश खिदमत है। रंग गया जैसे कोई ये मोहल्ला नीला नीला, तुम चले थे ओढ़ कर जब दुपट्टा नीला नीला, रंग गया जैसे कोई ये मोहल्ला नीला नीला। शेर पेश खिदमत है। क्या बात है, बहुत। झील सा ठहरा हुआ है, चांद सा चमका हुआ है, हो गया है जिंदगी में जो तहलका नीला नीला, रंग गया जैसे कोई ये मोहल्ला नीला नीला। क्या बात है, क्या बात है। इस गाने पे आपने जब लिखा था तो अन्नू कपूर जी का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि उन्होंने कहा अच्छा है, तो ये गाना तुम अपने एल्बम में रख रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो बोले ठीक है। उस वक्त कुछ नहीं बोले वो, और जब रिकॉर्डिंग के वक्त हम, मेरे जो अरेंजर थे स्वर्गीय YS मुल्की साहब, इंडस्ट्री के माने हुए अरेंजर थे, तो मेरे पास आए, बोले अन्नू जी का कोई रिएक्शन ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो गाएंगे मस्ती से। अभी वो गा ही रहे थे कि दादा मेरे पास आए, बोले निखिल जी गाना छोटा पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करना है? तो बोले एक अंतरा और लिखिए। अब आप बताइए, एक तो मेरे बहुत बड़े भाई और बहुत मूडी आर्टिस्ट हैं, एक ट्रैक तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा क्या करूं मैं? फिर ऊपर वाले की कृपा है, आप जैसे दोस्तों की दुआ है, पेन लिया, एक चाय का कप लिया, और उसी वक्त मैंने एक अंतरा और लिख दिया, और फिर गाया। तो मुझे गले लगाया, बोले तू कमाल का लिखता है। तो मैंने पैर छुए उनके, तो इस एल्बम के। और उसके बाद आप लोगों की दुआ से जब वो लता दीदी के पास सुनाने को गए, तो लता दीदी ने कहा कि ये किसने लिखा है? तो उन्होंने कहा मेरे भाई ने। बोले कमाल का लिखा है, बहुत तारीफ़ की। उसके बाद बोले म्यूज़िक किसका है? तो बोले वो भी भाई का है। तो बोले कि उन्होंने कौन से घराने से सीखा है? तो बोले दीदी उसको हारमोनियम का सा भी नहीं पता है। तो बोली अविश्वसनीय, यानी मुझे यकीन नहीं आता। तो दोस्तों उससे बड़ा अवार्ड मेरे ख्याल से किसी के लिए कोई भी नहीं हो सकता। आपकी एक दीदी है, वो भी फिल्म जगत में डायरेक्शन का काम करती है, उनका बैकग्राउंड बताइए और वो क्या करें आजकल? मेरी दीदी बड़ी हैं मुझसे, और दिल्ली में वो इंटरनेशनल एक पपेट थिएटर है, दादी पदम जी, जो कि दुनिया के माने हुए पपेट डायरेक्टर हैं, उनके ग्रुप से जुड़ी रहीं। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हुई, क्योंकि उन्होंने एक टीवी सीरियल बनाया था, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और 1986 से वो सीरियल्स बना रही हैं। उन्होंने 2 फिल्म भी बनाई हैं, और एक फिल्म उनकी जो थी हार्ट द वीकली बाज़ार, वो NFDC जैसी संस्था ने प्रोड्यूस की थी। उसमें दिव्या दत्ता जी, मुकेश तिवारी जी, यशपाल शर्मा जी और अर्चना पूरन सिंह जी ऐसे बड़े आर्टिस्ट थे।
बड़ी मीनिंगफुल फिल्म थी और उसको काफ़ी अवार्ड भी मिले। अन्नू कपूर साहब जो है बहुत चर्चित है, रेडियो पे भी उनका बाजा बजता है, लोग सुनते हैं। और बाजा बजता है इसका मतलब रेडियो ट्रांजिस्टर बजता है, बोलने का मतलब वो है। आप अन्नू कपूर के शान में कुछ कहेंगे और कुछ किस्से बचपन के या बिल्कुल, कुछ बचपन के किस्से ज़्यादा सुनाएंगे और 2-4 किस्से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ही मेरा और उनका रिश्ता जो है वो तकरीबन मुझसे 9-10 साल बड़े हैं, तो हमारा बाप बेटे का रिश्ता ज़्यादा रहा। तो वो जब मुंबई शिफ्ट हो गए थे तो मैं भी शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्या हो गया, ज़्यादातर उनके पास ही रहता था, तो उनके साथ शूटिंग पे जाना। तो दोस्तों मैं बचपन से डायरेक्टर बनना चाहता था, तो वो जब शूटिंग पे जाते थे तो मैं आर्टिस्ट को नहीं देखता था, मैं हमेशा कैमरामैन के पास पहुंच के देखता था कि ये क्या कर रहा है, डायरेक्टर के पास खड़ा रहता था। तो हमेशा वो बेचारे, हमारी दोनों की फिजिक लगभग एक जैसी थी, तो मुझसे पूछ के कपड़ा पहनते थे। वो अलमारी में नहा के आते, अलमारी खोल के पूछते तू ये पहनेगा क्या, और मैं समझ जाता था कि ये उनका मन है आज पहनने का ये जीन्स। तो मैं कहता नहीं, मैं तो ये नहीं पहनूंगा। अच्छा तो मैं पहन लूँ। अपने परफ्यूम के लिए बहुत पॉजिटिव थे वो, लेकिन मेरे को कोई भी परफ्यूम अलाउड था। और मुझसे पहन के बोलते थे कि यार तू जूते में अपना नाप नहीं मिलता, वरना देख इतने जूते हैं, तुझे लाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन पहनेंगे। और हमेशा हर शूटिंग में जब भी जाते थे तो मुझे, जब वो इतने बड़े स्टार नहीं बने थे तब भी गाड़ी में मुझे बिठाना है, आगे बिठाना है। बॉय को बोलते थे भैया जी का ध्यान रखो, भैया जी का ध्यान रखो। और छोटा सा कमरा था दोस्तों हमारा, उसमें भी माँ बाप आते थे। तो एक बार तो ये हुआ कि उनको अपने दोस्त के घर सोने जाना पड़ा, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने भौं सिकोड़ ली हो, कह रहे यार तुम लोग आ गए, नहीं। जैसे भी था हमें हमेशा उन्होंने रखा। मुझे ख़ास तौर से एक राजकुमार की तरह रखा कि मेरे शहर में जब मैं जाता था तो मेरे जूते बेस्ट होते थे, मेरी घड़ी बेस्ट होती थी। वो कैसे मैनेज करते थे भगवान मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा उतना हमेशा ख्याल रखा। निखिल जी, अगर शौक की बात करें, अन्नू कपूर जी को शौक किस चीज़ का ज़्यादा है? उनको बढ़िया बचपन से टिप टॉप रहने का बहुत शौक है। आज भी आप देख रहे होंगे उनके जूते, उनके कपड़े, ज़रा सी शिकन पसंद नहीं है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक सलाम भाई ने कहा कुछ मज़ेदार वाक़या, तो फ़ोन पे हमारी आवाज़ एक जैसी मिलती थी। तो बहुत साल पहले की बात है, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो गर्ल्स भी फ़ोन करती थी जी। तो मैं कहता हेलो, तो अब वो शुरू हो जाती थी अपने रोमांटिक अंदाज में। तो मैं कहता देखिए सॉरी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। तो बोले अरे यार झूठ मत बोलो, तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया, तो इस तरह हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, और मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ। तो मैं डर जाता था जी। फिर मैं भाई साहब को बोलता था कह रहे वो किसी का फ़ोन आया था। तो बोले आते रहते हैं भाई, जैसे जैसे लोगों को मेरा नंबर पता पड़ेगा तो करेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक बार और मज़ेदार वाक़या हुआ कि वो लुंगी पहने थे और बनियान में घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे, ग्राउंड फ्लोर का घर था हमारा। तो मैं टिप टॉप होकर निकला, उन्हीं के कपड़े पहने थे मैंने, परफ्यूम लगाया, गॉगल लगाया और चलने लगा। तो रास्ते में गेट के पास एक सर्वेंट मिला मुझे, बोले सर ये फ़िल्म का मुहूर्त है तो आपको आना है। मैंने कहा यार ये मुझे कैसे पहचान गया, तो उसमें लिखा था श्री अन्नू कपूर जी। फिर तो मैंने कहा भैया अंदर दे दो। तो भाई साहब बैठे थे, उनको पकड़ा गया, बोले साहब ने कहा है कि मैं आपको दे दूं, तो साहब को लेके आना मुहूर्त। कि फिल्म जगत में आपकी दीदी भी है सीमा कपूर जी, तो उनके बैकग्राउंड में बताइए, उनके परिवार में कौन है और कैसे वो इंडस्ट्री में आए और आज के वक्त क्या कर रहे हैं? उनकी मुलाकात हुई 1979 की बात है। बड़े भाई साहब का एक प्ले था मुंबई में, तो दीदी भाभी के साथ, भैया के साथ मुंबई आई। तो यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक शख्सियत से जिसे आगे जाके बहुत बड़ा सितारा बनना था और दुनिया भर में धूम मचानी थी। उस शख्स का नाम था स्वर्गीय श्री ओमपुरी। और दोनों में एक दूसरे के लिए पसंद पैदा हुई और बाद में उनकी शादी भी हुई। तो दीदी जो थी वो 1986 से ही और उससे भी पहले से खुद ही इंडिपेंडेंट रही, अपने दम पर रही ज़िंदगी में, और आज भी अपने दम पर रह रही हैं। मेरे लिए वो मेरी माँ की तरह है, क्योंकि मम्मी मुशायरों में रहीं और सर्विस में रहीं, तो दीदी के भरोसे मुझे छोड़ जाती थी। तो वो छोटा सा बच्चा मुझे नहलाना धुलाना, और आज भी मैं उनके लिए वो छोटा सा बच्चा ही हूँ। तो वो मेरी माँ हैं, एक बहुत ही शानदार राइटर डायरेक्टर। उनको कई अवार्ड उन्होंने जीते, और अभी भी जो एक बहुत बड़ा सीरियल बनाने जा रही हैं अवंतिका,
मुझे उम्मीद है कि इसमें भी वो कमाल करेंगे। निखिल जी, मैं सुनना चाहूँगा, शायद आपको उर्दू का बहुत अच्छा शौक है, उर्दू के पर आपके कमान बहुत प्यारा है। ये आपकी ज़रा नवाजी है। असल में हमारे फादर पंजाबी थे, उनका जन्म लाहौर में हुआ था, तो पंजाब में उर्दू और अंग्रेज़ी ही चलती है ज़्यादा। तो फादर को भी हिंदी नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, तो उर्दू तो अपने आप फादर और फिर मदर ने उर्दू सीख ली। मदर इतनी बड़ी शायरा हो गई और मदर ने चैलेंज पे उर्दू सीखी थी। उनको उर्दू की एक बहुत बड़ी नामी हस्ती हैं, राइटर हुई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि तुम बंगाली हो, उर्दू तुम्हारे बस की नहीं है। तो मदर ने कहा था कि मैं सीख के बताऊंगी और आपको फ़ख्र होगा मेरी उर्दू पे, और वही हुआ। तो उर्दू का मदर की तरफ से हम सभी भाई बहन, मेरा बेटा भी उतना ही उसका साफ तलफ़ुज़ है, क्योंकि मदर फादर कहा करते थे जो भी ज़बान बोलो कोशिश करो कि अच्छी तरह बोलो। निखिल जी, ये दौर जो है फिल्म का चौथा दौर है मेरे ख्याल से। आला मारा जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद से अब तक चौथा दौर है मेरे अंदाजन से। आप उस दौर में, इस दौर में, और आपका पुराने दौर का कौन सा हीरो करीबी है और कौन सी हीरो को आप ज़्यादा पसंद करते हो और कौन सी फिल्म उनको याद है आपको? सलाम भाई, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी इसका जवाब एकदम से नहीं दे पाएगा। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों। अब इस फिल्म इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से मेरे से बहुत ही कम लोग होंगे जो इतना करीब से जानते हैं, क्योंकि जो दरवाजे दरवाजे जाके अपने आइडियाज़ सुनाए उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बड़े हीरोज़ हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा दिल जो जिन लोगों ने जीता उनमें एक धर्मेंद्र साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं किसी एक का नाम लेके बाकियों की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जिनको देखा वो धर्मेंद्र साहब हैं। मुझे एक वाक़या याद आता है, 1984 की बात है। मैं जुहू में, जहाँ चर्च है जुहू में, वहाँ एक होटल हुआ करता था। तो एक दिन मैं वहाँ गया तो भैया बाहर गए हुए थे, तो मैं अकेला वहाँ खाना खाने बैठ गया। तो 2-3 आदमी आए, एक के पैर में पट्टा चढ़ा हुआ था। उसने वहाँ सिक्का डाल के फ़ोन किया और बोला कि धर्म साहब से बात करा दो, मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ। तो वो लाइन पे आए, उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उसने फ़ोन रख के कहा कि धर्म साहब का बंगला कहाँ है, मुझे बुला रहे हैं। फिर दोस्तों से कहा देखो कितना महान आदमी है, मेरा पैर टूटा है तो घर बुला रहे हैं कि मेरे से कुछ मदद ले जा। तो दोस्तों ऐसे कई किस्से हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जिनके साथ काम किया है एज म्यूज़िक डायरेक्टर, एज राइटर, उनमें अनूप जलोटा साहब का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा। अनूप जी ने मेरा एल्बम गाया, भजन एल्बम गाया, और उनके ऊपर मैं किताब लिख सकता हूँ। उनकी महानता, उनकी विनम्रता, मैं इतने किस्से हैं, आपको छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, एक सज्जन आए, उनके कपड़ों से लग रहा था कि बहुत गरीब से सज्जन है वो। तो अनूप जी बोले आइए बैठिए, क्या करूँ आपके लिए। तो वो एक किसी प्रोग्राम में आने का उनको निमंत्रण दे रहे थे, बम्बई में था। तो अनूप जी बोले चलिए मैं ज़रूर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि साहब कितना आपको निवेदन कर दें। बोले अरे नहीं, साईं के भजन गाने उन्होंने ही मुझे खड़ा किया है, उनसे क्या पैसे लूँगा, आप जाइए मैं आ जाऊँगा। डायरी में लिख लिया उन्होंने। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव आए, उनके साथ पैसे की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक भी रुपया कम नहीं किया। उनके जाने के बाद मुझसे बोले ये अरबपति लोग हैं, मोल भाव कर रहे हैं, वो गरीब आदमी सच्ची भावना से आया था निखिल जी, मैं उसके लिए 1 रुपया नहीं लूँगा। निखिल जी, आपने बचपन से लेकर अब तक फिल्म का दौर देखा है। अब ये बताइए कितने कलाकार के साथ आपने काम किया, कितने सिंगर के साथ काम किया और आपका अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। ग्रेट कॉमिक आर्टिस्ट स्वर्गीय राजेंद्र नाथ साहब, उनको देख के मैंने रोल लिखा था, तो उनको साइन करना बहुत मुश्किल था। मैंने फ़ोन किया तो बोले मैं आजकल के लड़कों के साथ काम नहीं करता। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप जैसे उठते बैठते हैं, आपके जेस्चर, पॉस्चर, ये सब देख के मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, 1 मिनट दीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आई तो मैं खुद उठ के आ जाऊँगा। तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, बोले 10 बजे आ जाओ। दोस्तों वो कोलाबा मुंबई के आखिर में एक जगह है, वहाँ रहते थे। तो मैं टैक्सी से गया तो थोड़ा पहले टैक्सी छोड़ दी मैंने, और बिल्डिंग ढूंढता ढूंढता पहुँचा तो 10 मिनट लेट हो गया। तो अब वो मुझे पहले कह दिया था कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, तो मैंने देखा मैं 15 मिनट लेट हूँ। बेल बजाई तो बेल पे दरवाजे पे खड़े होते, बोले मिस्टर कपूर। मैंने कहा जी सर आइए। अब वो इतने सीरियस थे, मैं घबरा गया। मैंने कहा सॉरी सर मैं 15 मिनट लेट हूँ। नहीं इट्स ओके। मैंने कहा नहीं सर आप, अब मैंने एक कहानी बनाई
मैंने कहा सर दरअसल रात को बुखार था इसलिए लेट हो गया। तो दोस्तों वो मुझे बोले बैठिए, अंदर गए बुखार की गोली ले आए, बोले ये लीजिए अभी उतर जाएगा बुखार। अब मुझे काटो तो खून नहीं, मैंने कहा अब तो आना ही है बुखार। तो इत्तेफाक से अंदर चले गए और मजाक वाली मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर आए, पूरी स्क्रिप्ट सुनी मुझसे, कुछ नहीं बोले, मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई पसंद नहीं आई है। मैंने स्क्रिप्ट बंद की, खड़ा हो गया। तो मुझसे उन्होंने आँख खोली, मुझसे कहा ये तूने लिखी है? मैंने कहा जी सर। कुछ नहीं बोले, फिर भी उठ के गए, फ़ोन उठाया और अपने भतीजे को फ़ोन किया, वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। बोले यार तुम लोग सीरियल बनाते हो, फिल्म लिखते हो, तुम्हारे राइटर घटिया हैं। बड़े दिनों बाद एक राइटर आया है, कमाल की स्क्रिप्ट लाया है, क्या नाम है बेटा तेरा? दोस्तों अब तो मैं शेर हो गया, मैंने नाम बताया। फ़ोन पे बड़ी देर तक मेरी तारीफ़ें करते रहे। फिर आए, कॉस्ट्यूम पूछा क्या पहनाएगा मुझे, मैंने कॉस्ट्यूम बताई, गले से लगा लिया। तो मैंने कहा सर मैं इजाज़त चाहता हूँ, पैसे बता दीजिए। बोले पागल है क्या, 1 रुपया दे देना। अरे क्या बात, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इतना ही नहीं, वो इतने बड़े आर्टिस्ट, उनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया था शूटिंग की डेट का। तो हमने 2 बजे की शिफ्ट रखी थी, 2 से 10 की, वो समझे सुबह की शिफ्ट है। तो सुबह 9 बजे मुझे, हमारी लोकेशन थी मडालैंड, वहाँ से फ़ोन आ गया, निखिल आई एम रेडी। अब मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया कि ये तो पहुँच गए, हमने तो 2 बजे रखा था। तो मैंने अपने असिस्टेंट को पैसे दिए, मैंने कहा तू जल्दी जा, वहाँ 5 स्टार होटल है एक, मैंने कहा उनको वहाँ ले जाना, रखना वहाँ पे, हम आ रहे हैं। मैं टाइम पे अपने हिसाब से पहुँचा, मैंने पैर छुए, आशीर्वाद दिया। मैंने असिस्टेंट को एक तरफ ले गया, मैंने कहा क्या हुआ था? बोले वो 5 स्टार में गए मेरे साथ, नाश्ता वाश्ता किया और 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया जी। बोले ये निखिल का पैसा है ना उसकी जेब का, वो डायरेक्टर है, कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, ये पैसा मैं उससे नहीं लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं रिस्पेक्ट के, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मुझे यकीन नहीं था मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके लिए कुर्सी उठा लाया, क्या बात है। तो फ़ोन पे, माइक्रोफोन पे चिल्लाए स्पॉट। वो लड़का है, जी सर। ये कौन है? सब डायरेक्टर साहब हैं। कुर्सी उठाना इसका काम है जी। और मुझे भी डांटा, जी। यू आर द डायरेक्टर, यू आर द बॉस, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, ये काम तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा सॉरी सर। उसके बाद दोस्तों मड आइलैंड में क्या था, ठंड हो गई थी, शाम का टाइम था और वो बुज़ुर्ग भी थे, तो हमारे यहाँ नहाने का शॉट था कि वो नहाते हैं। तो हम सब ने डिस्कस किया, मैंने कहा यार सर ओल्ड एज के हैं और ठंड हो गई है, तो नहाने का शॉट कैंसिल करते हैं और कोई तरीके से बताएंगे कि कलाकार नहा लिया। आए मेरे पास, मैंने कहा सर वो नहाना कैंसिल है। क्यों? मैंने कहा नहीं सर, बहुत चिल्लाए, स्क्रिप्ट लाओ। स्क्रिप्ट आई, बोले इसमें तो मैं नहाता हूँ। मैंने कहा हाँ सर सर्दी बहुत है। अरे बाप रे, स्क्रिप्ट फेंक के मुझे बोले कभी भी समझौता मत करना अपनी स्क्रिप्ट पे, मैं नहाऊंगा तो तुझे मज़ा आएगा ना, हंसी आएगी ना ज़्यादा। मैंने कहा जी सर, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। वो नहाए दोस्तों, कमाल का सीन हुआ। पैकअप के बाद मैं उनको कार तक छोड़ने गया, मैंने पैर छुए, मैंने कहा सर बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत गलतियाँ की होंगी, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने गले लगा के एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, बोले तेरे साथ मुझे 1960 का मज़ा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। निखिल जी हमारे इंडिया से करीब में कई एक्टर है, उनमें से ज़्यादा करीब जो है जूनियर महमूद जी है जी। मैं चाहूँगा आपने उनकी कई फिल्म देखी होगी, तो कुछ अल्फाज जूनियर महमूद साहब के लिए बोले आप। मैं बचपन से जिनका फ़ैन रहा और ये अजब इत्तेफाक है कि मेरी जो पहली सीरियल थी उसमें हमारे, आप लोगों के लिए जो जूनियर महमूद साहब हैं, हमारे नम्मू भाई हैं, तो वो उसमें काम कर रहे थे। तो मैं जब पहले दिन सेट पे पहुंचा तो वो बबलू मुखर्जी एक आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शतरंज खेल रहे थे एक तरफ। तो मैंने कहा भाई मुझसे इतने सीनियर बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैं घुलता मिलने की मुझे थोड़ी कम आदत है, मैं अपना एक तरफ चेयर डाल के चाय पीने बैठ गया। अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं चौंका तो नमो भाई खड़े थे, मैं खड़ा हो गया, मैंने आदाब किया उनको और ऐसे झुका मैं, तो गले लगा लिया। बोले भाई मुझे जूनियर महमूद कहते हैं। मैंने कहा अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, कौन नहीं जानता आपको। तो बड़े मोहब्बत से बातें की, बोले माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। बस मैं आ गया, मैंने कहा भाई कौन राइटर है, मैं इनसे मिल लूँ। उस दिन का दिन है, मैंने गिनना ही बंद कर दी कितने साल हो गए।
उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे हमनवा हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उन जैसी शख्सियत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो स्टार हैं, मैं उनको बिल्कुल मौका भी आता है तो मुझे बिल्कुल मिलने की तबीयत नहीं होती, क्योंकि उनमें नकलीपन है। लेकिन हमारे जो जूनियर भाई हैं, उन्होंने अपना ज़माना देखा हुआ है, अपने ज़माने के सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना साहब उनका इंतज़ार करते थे कि भाई जूनियर आए तो शूटिंग शुरू हो। क्या बात है। तो बड़े नाम उनके गैराज में सोते थे आके, नम्मू भाई के। तो वो ज़माना उन्होंने देखा हुआ है, वो आज भी वैसे ही हैं। मेरे ख्याल से उस वक्त भी हम मिलते तो वो वैसे ही होते। मैं कभी भी उनको कहता हूँ भाई ये रिकॉर्डिंग है मेरी, दौड़ के चले आते हैं। तो मेरी ये दुआ है उनको अल्लाह ईश्वर पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश और इसी तरह तंदुरुस्त रखे। निखिल जी, चलते चलते हैं फिर एक बार हम आपके बचपन में जाते हैं जी। आपने पहली बार जो शायरी पढ़ी थी, माता रानी को आपने सुनाया था। जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शक के लिए आप वो पहली शायरी जो माता रानी को सुनाया था और फिर बाद में वही चीज़ आप लोगों के सामने रूबरू हुए और सुनाए थे, वो आखिरी शायरी। शुक्रिया सलाम भाई, आप मुझे मेरे बचपन तक एक बार फिर उंगली पकड़ के ले गए। तो वो जो गज़ल थी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो गज़ल कुछ यूँ थी कि रास्ते थे पथरीले ऐसे, ज़ख्म दे गए कंकर तक। रास्ते थे पथरीले ऐसे, ज़ख्म दे गए कंकर तक। खून के पहले बहे थे कतरे, बह गए फिर समंदर तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत निखिल कपूर जी से एक सवाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, शूटिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, संगीत के लिए। चाहे किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको किस तरह से आप संदेश देंगे? बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे, उनसे मेरा एक ही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। मैंने बहुत साल यहाँ स्ट्रगल किया और अपना खुद फिर प्रोड्यूसर बन गया। अभी भी एक बहुत बड़ा सीरियल आप लोगों की दुआओं से हमारा पास हुआ है, तो उसकी तैयारियों में मैं जा रहा हूँ। आप में से जो भी जिस भी इंडस्ट्री में बहुत सारे फील्ड हैं, तो जो भी जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि ये जो शहर है, ये जो इंडस्ट्री, इसमें उम्मीदें एक तो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको डराऊँगा नहीं बल्कि हिम्मत बंधाऊँगा। मगर सच्चाई ये है दोस्तों, अपने आप जब आप आएँ किसी दूसरे शहर से तो थोड़ा वक्त लेके आइएगा। और मान लीजिए आप 2 साल के लिए ट्राई करने आ रहे हैं, तो 2 साल उठते बैठते सोते जागते आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। पागलपन की हद तक ट्राई कीजिए, आप निकल जाएंगे। बदकिस्मती से अगर आपको वक्त चांस नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत हसीन है, बार बार मौके देती है, हम उसका फिर कभी लाभ उठा सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुल के जिए, हंसते रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ज़िंदगी बख्शी है, बड़ी नायाब चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको निखिल कपूर जी। मैं चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारी बम्बई ने बहुत सारी हिट फिल्म दी, जैसे कि शोले दी है, अनगिनत पिक्चर दी है, मदर इंडिया दी है महबूब साहब की। अभी आज का जो दौर है, मुंबई नगरी जो फिल्म की नगरी मानी जाती है, कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस कर रही है साउथ की फिल्म के आगे। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? सलीम भाई, ये बहुत सही आपने ऑब्ज़र्व किया है फिल्मों के दौर को। मैं पिछले 10 साल से सिर्फ साउथ की फिल्में देखता हूँ और उसका एक बड़ी वजह है उसकी। आप वहाँ की कामयाब तरीन फिल्में देखिए या छोटी प्रोड्यूसर की फिल्में देखिए, जहाँ जज्बात नहीं हैं, जहाँ इमोशन गायब हैं। आप हमारे यहाँ की कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसमें बहन गायब है, बेटी गायब है, माँ तो है ही नहीं। और इसके अलावा भी भाई भाई हैं तो उनमें इमोशन नहीं है, इनके इमोशनल सीन है ही नहीं। इनका फोकस सिर्फ सेक्स और हिंसा पे है और ख़र्चा करने पे है कि 200 करोड़ की फिल्म बनाए। अरे 200 करोड़ की फिल्म बना लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इमोशन नहीं है। कहीं भी आपकी आंखों में पानी नहीं आता कि यार क्या सीन है, मज़ा आ गया। साउथ की फिल्मों में वो है। उनके आप किसी भी जॉनर की फिल्म हो, वो स्टंट फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी है, उसमें इमोशन ज़रूर है। इमोशन के बिना हिंदुस्तानी दर्शक आपको कामयाब नहीं बनाएगा। और रोहित शेट्टी की फिल्मों में ये है, वो मसाला फिल्में बनाते हैं जिनको आप बोलते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है वैसा भी बनाना। उनकी फिल्म में इमोशन होता है, कहीं ना कहीं से इमोशन लाएंगे। तो जब तक इमोशन नहीं है हम अच्छी फिल्में नहीं बना सकते। सलीम भाई, आप सीनियर डायरेक्टर हो चुके हैं और आपको अच्छा खासा अनुभव है मुंबई की फ़िल्म के बारे में, तो आप किस तरह की
फिल्म देखना चाहते हैं, मुंबई के डायरेक्टर को सजेशन देना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा सबको यही मेरा निवेदन है, मैं तो खाकसार हूँ, मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे फेस्टिवल के लिए फ़िल्म बनानी है या मुझे आर्ट फिल्म बनानी है, कमर्शियल फिल्म। आर्ट या कमर्शियल नहीं होती दोस्तों, फिल्म वो होती है जो सच्चाई के ज़्यादा करीब होती है, जिसे आप आर्ट फिल्म कहते हैं। वो सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब आप चले जाते हैं। एक फिल्म होती है जो एग्जैजरेटेड होती है, यानी वो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। कहानी दोनों एक ही कह रहे हैं, गरीबी की कहानी कह रहे हैं, लेकिन एक वाकई में झोपड़ी में जाके शूटिंग करता है, दूसरा झोपड़ी का सेट लगा लेता है और वो आगे भी सच्चाई के करीब नहीं जाता है। उसकी फिल्म में वो गुंडे को मारता है तो 10 फीट हवा में उछल जाता है। इसको कमर्शियल सिनेमा है, मेरे लिए ये एग्जैजरेटेड सिनेमा है। सच्चाई से थोड़ा सा आगे चला गया, वो सच्चाई पीछे रह गई। दूसरा जो आप आर्ट फिल्म बोलते हो वो सच्चाई के करीब होती है। तो जो भी आप ये समझ के मत बनाइए कि मैं आर्ट फिल्म बना रहा हूँ या कमर्शियल बना रहा हूँ। आप अपने ढंग से सही सही कहानी कहिए, उसमें इमोशन हो। जो भी आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी बिना इमोशन के, जैसे मैंने पहले आपको निवेदन किया था, बिना इमोशन के वो आपको कामयाब नहीं करेगा। मेरी जो पसंदीदा फिल्में हैं आप देख लीजिए, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में थी, उसके बाद बासु चटर्जी साहब ने फिल्म बनाई, गोलमाल जैसी फिल्में, चुपके चुपके। अगर आप सीरियस फिल्म की बात करते हैं तो जंजीर एक कमाल की फिल्म थी। उससे पहले एच.एस. रवेल साहब ने संघर्ष एक फिल्म बनाई थी, कमाल की फिल्म थी। तो जो नए डायरेक्टर राइटर आना चाहते हैं, एक्टर आना चाहते हैं, वो इस तरह का सिनेमा देखें। किशोर कुमार साहब को कौन भूल सकता है, महमूद साहब जीनियस आदमी थे, पड़ोसन देखिए। तो जिस भी फ़न में आप जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छी फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है। निखिल कपूर जी, आपके परिवार में माता रानी से लेकर डैडी तक, भाई से लेकर बहन तक, सब आपके आज के दौर में कामयाब है और हम हमारी इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से आपको दुआएं देते हैं, पूरा परिवार इसी तरह से कामयाब रहे। और निखिल कपूर जी वैसे तो रहते हैं राजस्थान में, लेकिन इंडिया आज के लिए छोटा सा चैनल है, उनकी मोहब्बत है जो मुंबई तक इंटरव्यू के लिए आए। आज शाम के फ्लाइट से वो राजस्थान की ओर चले जाएंगे। ऐसे ही प्यार बनाया है निखिल जी, आगे भी बना रहे। बिल्कुल, मेरी और इंडिया आज के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको कहूँगा कि जो भी अगर सुझाव आपका हो तो ज़रूर हमारे को मैसेज में आप डालना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।